गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं तुम सबका अपने इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में, जहां हम लोग पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान में कोलाइड्स। और अब तक पिछले कई वीडियोस में हमने कोलाइड्स के बारे में पूरी जानकारी ली थी। आज हम लोग कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी कोलाइड्स के गुणों का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है स्कंदन, कोएगुलेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोएगुलेशन पर, स्कंदन पर। और स्कंदन अपने आप में कोलाइड्स का एक महत्वपूर्ण भाग है, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या कोलाइड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। दोनों ही तरीके से कोलाइड का स्कंदन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम दो चीज जानेंगे, कोलाइड्स का स्कंदन किसे कहते हैं, हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, और तीसरा ये गोल्ड नंबर क्या होता है। इन तीन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट शुरू करता हूं, स्कंदन। इंग्लिश में इसको कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन या स्कंदन। थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं पिछले चैप्टर को। मैंने आपको बताया था कोलाइड्स दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। दोनों की संरचना एक बार फिर याद दिला दूं तुम्हें। द्रव स्नेही कोलाइड में एक उदासीन कोलाइड कण होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये पूरी तरह से उदासीन एक कण है, सिंगल कण है। और इसकी सतह पर कुछ आयन, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, मान लेते हैं पॉजिटिव आयन, कुछ आयन चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। ये आयन इसकी सतह पर चिपके हुए हैं और इस तरह से बनता है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड, हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहते हैं इसको, लियोफिलोफोबिक कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा होता है एक द्रव स्नेही यानी लियोफिलिक, जिसमें एक उदासीन कण होता है और इस उदासीन कण के ऊपर कुछ आयन चिपके होते हैं और इन आयनों पर भी, ये जो पॉजिटिव आयन चिपके हुए सतह पर, इनके ऊपर एक द्रव की झिल्ली होती है। द्रव की झिल्ली होती है जिसको हम रक्षी परत कहते हैं, और इस प्रकार बनता है द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड, कोलाइड दो प्रकार के थे, ठीक है बच्चों। तो बेटा ऐसा होता है कि किसी कोलाइड को अवक्षेपित करने की जो क्रिया है, इसी को हम स्कंदन कहते हैं। देखो हमने तुम्हें बताया था कि कोलाइड्स के जो कण होते हैं, अगर एक बर्तन में कोलाइड्स रखे हुए हैं तो कोलाइड्स के कण चलते रहते हैं, लेकिन कभी आपस में मिलकर ठोस पदार्थ नहीं बनाते, आपस में चिपकते नहीं। कण कभी आपस में मिलते नहीं, मिक्स नहीं। अगर जुड़ जाए तो बन जाएगा ठोस, और ठोस बन जाएगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। इसी को हम कहते हैं स्कंदन। अब ये मिलते क्यों नहीं, तो इनके न मिलने के पीछे जो कारण है वो ये चार्ज है। दरअसल कोलाइड तो उदासीन है, लेकिन कोलाइडिक कण के ऊपर जो आयन चिपके हुए हैं, अब चूंकि 1 बिलियन है तो 1 बिलियन में सभी कोलाइडिक कणों के ऊपर एक जैसे आयन चिपके होंगे। तो मान लिया एक कण के ऊपर एक पॉजिटिव आयन चिपके, ये सब पॉजिटिव आयन चिपके हैं, तो उसी बर्तन में जो दूसरा कण होगा उस पर भी पॉजिटिव आयन चिपके होंगे, तीसरा कण होगा उस पर भी पॉजिटिव आयन चिपके होंगे। तो जब सब पर पॉजिटिव आयन चिपके हुए हैं, तो ऐसे में एक कण दूसरे कण के पास जब आएगा तो होगा क्या, ये एक कण है, एक दूसरा कण आया, मान लिया इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कण जब इस कण के पास आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में धक्का लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, रिपल्सन काम करेगा। इस रिपल्सन के कारण ये दोनों कभी जिंदगी में एक दूसरे से नहीं मिलते। जैसे आसमान में बादल होता है, बादल एक कोलाइड, वहां भी यही हाल है। तमाम सारे कण एक जैसे चार्ज के हैं, सभी पॉजिटिव हैं। अगर तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो कण आपस में मिलेंगे नहीं, घने घने से रहेंगे, लेकिन एक निश्चित दूरी पर बना के रहेंगे, एक दूरी उनके बीच में रहेगी, ठीक है।
अब अगर हम इनको अवक्षेपित करना चाहें, इसको निकालना चाहें, बाहर निकालना चाहें, तो हमें करना क्या होगा? देखो ये कण तो उदासीन है जो अंदर छुपा हुआ है, ये उदासीन है। उदासीन कण तो आपस में मिल सकते हैं, लेकिन नहीं मिलने दे रहा उसके ऊपर मौजूद चार्ज। तो ऐसे में हमें करना क्या होगा कि एक पात्र में ये कोलाइडी कण लिया हमने, इसमें कोलाइडी निकाल लिया, इसमें तमाम सारे कोलाइडी कण हैं जिनके ऊपर आयन चिपके हुए हैं। अगर हमने इस पर बाहर से कोई विद्युत अपघट्य डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जैसे NaCl डाल दिया, तो क्या होगा कि ये जो विद्युत अपघट्य है, इस विद्युत अगर मान लिया इसकी सतह पर पॉजिटिव आयन चिपके हैं, तो विद्युत अपघट्य का जो निगेटिव वाला हिस्सा है, वो हिस्सा इस चार्ज को समाप्त कर देगा, उदासीन कर देगा। यानी निगेटिव वाला हिस्सा इस पॉजिटिव वाले को ले जाएगा, खींच ले जाएगा, और तब ये सारे पॉजिटिव इसकी सतह को छोड़ देंगे, सतह को छोड़ देंगे। और अगर इन्होंने सतह छोड़ दी तब तो ये उदासीन कण निकल आएगा। और तब ऐसे बहुत सारे उदासीन कण जब निकल आएंगे, तो चूंकि ये उदासीन है तो इनको मिलने में तो कोई समस्या नहीं है। तो बहुत सारे उदासीन कण एक साथ मिल जाएंगे और मिलकर नीचे बैठ जाएंगे। इस घटना को हम स्कंदन कहते हैं। यानी कि किसी कोलाइडी निकाय में कोई लवण, कोई ऐसा पदार्थ जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन वाला हो, कोई ऐसा पदार्थ जो अपने आयन दे सके, अगर इस लवण में इस कोलाइड में डाल दे, तो अगर कोलाइड पॉजिटिव है तो जो डाला गया पदार्थ उसका निगेटिव आयन, और अगर कोलाइड निगेटिव है तो डाले गए पदार्थ का पॉजिटिव आयन उस सतह पर चिपके हुए आयनों को उदासीन कर देगा और आयनों को छुड़ा देगा। और जब आयन सतह छोड़ देंगे तो ऐसी कंडीशन में कोलाइडी कण निकल आएगा, और तब बहुत सारे कोलाइडी कण आपस में मिलकर अवक्षेप बनाएंगे, ठोस बनाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में परिभाषा अगर हमको देने के लिए कहा जाए तो हम कहेंगे कि किसी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन मिलाया जाए, तो जलीय विलयन मिलाने से कोलाइडी कणों के ऊपर उपस्थित आवेश या कोलाइडी कणों पर अधिशोषित आयन उदासीन होकर कण को छोड़ देते हैं, जिससे उसके अंदर छिपा हुआ उदासीन कण निकल आता है। और इस प्रकार तमाम निकले हुए उदासीन कण आपस में मिलकर अवक्षेप बना लेते हैं। ये अवक्षेप नीचे बैठ जाता है। इस घटना को स्कंदन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब स्कंदन बेटा 3 प्रकार से कराया जा सकता है। एक तो ये तरीका हमने बताया जिसमें हमने विद्युत अपघट्य मिलाया। दूसरा तरीका हो सकता है, अब एक लोटे में हम पॉजिटिव कोलाइड ले लें, यानी जिसमें सारे कोलाइडी कणों के ऊपर पॉजिटिव आयन चिपके हुए हैं, और एक लोटा दूसरा लें जिसमें निगेटिव कोलाइड ले लें। मतलब सभी ऐसा कोलाइड जिसमें उदासीन कण के ऊपर निगेटिव आयन चिपके हुए हैं। जैसे एक में पॉजिटिव आयन चिपके हैं, एक और ले लें जिसमें निगेटिव आयन चिपके हो, ये सब निगेटिव वाला ले लें, और एक लोटा पॉजिटिव कोलाइड और एक लोटा निगेटिव कोलाइड, दोनों को एक में मिला दें। क्या होगा? दोनों को मिक्स कर दें, और मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, ये इसको उदासीन कर देंगे। इस प्रकार से दोनों ही कोलाइड्स उदासीन हो जाएंगे, और तब उनके अंदर से उदासीन कण निकल आएगा, और ऐसे तमाम उदासीन कण आपस में मिलकर ठोस बनाकर नीचे बैठ जाएंगे। इस घटना को कहते हैं पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक स्कंदन यानी एक कोलाइड ने दूसरे कोलाइड को उदासीन कर दिया। क्लियर? अच्छा भाई, नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि 2 तरीके तो ये थे, लेकिन इन दोनों ही विधियों में एक बात खास थी है कि ये द्रव विरोधी कोलाइड थे। द्रव स्नेही कोलाइड अगर होता तो द्रव स्नेही कोलाइड की एक समस्या ये है कि मान लिया इसका चार्ज तुम खत्म भी कर दो, लेकिन ये पानी तो बचेगा ना। ये जो पानी की जो परत है, ये जो रक्षण करने के लिए परत है, इस परत की वजह से
ऐसा हो जाएगा, एक कोलाइडी कण होगा, इसके चारों तरफ भी रक्षी परत होगी, चार्ज को खत्म कर देंगे मान लिया है, एक कण होगा, इसके चारों तरफ एक परत होगी। अभी भी तो ये दोनों नहीं मिलेंगे, अभी भी तो ये दोनों नहीं मिलेंगे। हाँ, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन खाली विद्युत अपघट्य डालने पर नहीं होता। ये जो परत होती है ना, ये बचा लेती है इसको स्कंदित होने से। तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें इसमें डालना पड़ता है कोई ऐसा केमिकल पदार्थ, जो केमिकल पदार्थ इस परत के साथ क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके इस परत को नष्ट कर दे, इस क्रिया को के साथ क्रिया करके इसको नष्ट कर दे, और तब जाके ग्राफीन कण निकल के आता है। यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्य तो डालना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ कोई एक और पदार्थ भी डालना पड़ेगा जो द्रव स्नेही कोलाइड की सतह पर जमे हुई वो जो द्रव की रक्षी परत है उस परत को समाप्त करे। ठीक, तो द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन थोड़ा कठिन है, द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन थोड़ा आसान है। तो बेटा ये था स्कंदन। हाँ, एक हमने अपोहन बताया था, डायलिसिस, और हमने तुमको वहां बताया था कि जब चर्म पत्र झिल्ली से छानते, हमने कहा था ना कि अगर छानने में तुमने गड़बड़ की और ज्यादा देर तक छान दिया तो वो ऊपर चिपके हुए आयन भी चले जाएंगे और तब अंदर से कोलाइडी कण निकल आएगा उदासीन। वो भी एक तरीका है स्कंदन कराने का। अत्यधिक या बहुत देर तक अपोहन कराने से भी कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है। वो कुल मिला के 3 प्रकार हमने आपको स्कंदन के बताए। अब आती है बात स्कंदन में बेटा यहीं पर कि एक नियम है जो नेक्स्ट हेडिंग में बताने जा रहा हूं स्कंदन के बाद, वो है हार्डी-सुलजे का नियम। क्या है? मैं बताने जा रहा हूं हार्डी-सुलजे का नियम। बड़ा आसान है। देखो, हम तुम कोई बात कहें तो उसको कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुछ कहा तो इनका नियम बन गया। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव कोलाइड है और इसका हमें स्कंदन कराना है तो हम बाहर से जो विद्युत अपघट्य डालेंगे, कोई विद्युत अपघट्य होगा जिसमें एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा। तो कह रहे हैं कि पॉजिटिव कोलाइड का स्कंदन करने के लिए नेगेटिव आयन, और अगर पॉजिटिव में नेगेटिव कोलाइड है तो इसका स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्य का पॉजिटिव आयन जिम्मेदार होता है। सीधी सी बात है भाई, जाहिर सी बात है। अब अगर पॉजिटिव कोलाइड है तो इसमें पॉजिटिव आयन क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, जो करना है वो नेगेटिव आयन करेगा। लेकिन अब नियम है, क्या कहता है कि किसी पॉजिटिव कोलाइड का स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्य का नेगेटिव आयन जिम्मेदार होता है, जबकि नेगेटिव कोलाइड का स्कंदन करने के लिए डाले गए विद्युत अपघट्य का पॉजिटिव आयन जिम्मेदार होता है। एक पॉइंट तो ये है हार्डी-सुलजे नियम में। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मान लिया हमारे पास पॉजिटिव कोलाइड है और हमारे पास ऐसे कई सारे लवण रखे हैं और हम किसी से भी स्कंदन कराना चाहें। मान लिया कहा जाए कि नेगेटिव आयन जिम्मेदार होगा, Cl माइनस वाला कोई लवण ले लें, या सल्फेट डबल माइनस वाला कोई लवण ले लें, या फास्फेट 3 माइनस वाला कोई लवण ले लें, या फेरोसाइनाइड 4 माइनस होता है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा आयन ज्यादा अच्छा स्कंदन करेगा? तो जवाब है पॉजिटिव है जो कि, तो निगेटिव में वो आयन ज्यादा अच्छा स्कंदन करेगा, वो आयन ज्यादा प्रभावी होगा जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा।
तो कहने का मतलब इस कोलाइड का स्पंदन कराने के लिए ये वाला आयन सबसे अच्छा होगा। जिस आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होती है उसकी स्पंदन करने की क्षमता भी उतनी ज्यादा होती है। ये दूसरा पॉइंट है हार्डी-सुलज़े नियम का। किसी कोलाइड का स्पंदन करने के लिए विद्युत अपघट्य के आयनों की स्पंदन क्षमता उनके ऊपर उपस्थित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, या जिसके ऊपर जितना ज्यादा आवेश होगा वो उतना अच्छा स्पंदन करेगा। ठीक, तो ये तो था हार्डी-सुलज़े का नियम। हार्डी-सुलज़े के नियम के बाद अब हम तीसरी बात बताने जा रहे हैं, वो है स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर। ये क्या बच्चों? तो बच्चों स्वर्ण संख्या का मतलब है, थोड़ा सा डेफिनेशन टेढ़ी-मेढ़ी है, मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही लिख लेना कॉपी में। स्वर्ण संख्या दरअसल गोल्ड का एक कोलाइडी निकाय होता है, मानक गोल्ड साल कहते हैं, मानक गोल्ड साल। अब एक उदाहरण जरा समझना है। यहां पर हमने तुझसे अभी कहा था कि द्रव विरोधी कोलाइडों में ऐसे करके आयन, द्रव विरोधी कोलाइड में तो आयन खाली होते हैं, चिपके होते हैं उदासीन कण पर, और द्रव स्नेही कोलाइड में उदासीन कणों के ऊपर आयन तो चिपके हैं, लेकिन इन आयनों के चिपके होने के साथ साथ इनके ऊपर एक द्रव की झिल्ली भी है। यह हुआ तुम्हारा क्या? द्रव स्नेही कोलाइड, और ये क्या हो गया? द्रव विरोधी। अभी मैंने तुमसे कहा कि एक डिब्बा में द्रव स्नेही कोलाइड ले लें, एक डिब्बा में द्रव विरोधी कोलाइड ले लें, और दोनों में नमक NaCl का घोल डाल दें, तो तुम्हें क्या लगता है किसका स्पंदन हो जाएगा? बिल्कुल सही, द्रव विरोधी का स्पंदन हो जाएगा, द्रव स्नेही का स्पंदन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चार्ज तो मान लिया दोनों के खत्म कर देंगे, लेकिन इसके ऊपर ये जो रक्षी परत है, इस रक्षी परत के कारण ये कण आपस में नहीं मिल पाएंगे और स्पंदन नहीं होता। ठीक, लेकिन एक लोटा में द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों कोलाइड थोड़े थोड़े मिला दें। ठीक, अब इसमें हम नमक का घोल डालें NaCl का, तब क्या होगा? तो तुम कहोगे कि द्रव विरोधी वाला जो होगा उसमें उसका तो स्पंदन हो जाएगा, द्रव स्नेही वाले का स्पंदन नहीं होगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। तब द्रव स्नेही का तो स्पंदन नहीं होना था, पहले भी नहीं होता, लेकिन इसका भी स्पंदन भी नहीं होता। इसका तो होना चाहिए था, लेकिन इसका स्पंदन भी रुक जाता है। मतलब इसको स्पंदित होने से ये वाला बचा लेता है, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड को स्पंदित होने से बचा लेता है। अगर दोनों को साथ मिला दिया जाए तो क्यों बचा लेता है? होता यह है कि ये रहा, मान लिया कोई द्रव विरोधी कोलाइड, और द्रव स्नेही कोलाइड थोड़ा बड़ा होता, वो इसकी सतह पर ऐसे चिपक गया, मतलब उसने घेर लिया, तो द्रव स्नेही कोलाइड के अंदर छुप गया द्रव विरोधी कोलाइड। अब बाहर से मान लिया Cl- आया, तुमने NaCl डाला और Cl- आया, अब वो Cl लड़ेगा किससे? या तो इससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा, इससे, ये इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसको तो Cl उदासीन नहीं कर पाएगा, इसको अवक्षेपित कर नहीं पाएगा, इसके अंदर कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये द्रव स्नेही है। तो इसके अंदर छुपा हुआ ये जो द्रव विरोधी कोलाइड है ये भी बच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि द्रव विरोधी कोलाइड के साथ
उचित मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड भी मिला दिया जाए तो द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड को स्पंदन से बचा देता है। ठीक, अच्छा, लेकिन अब एक बात है कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम थोड़ा सा द्रव स्नेही डाल दो और काम चल जाएगा। इतना द्रव स्नेही कोलाइड होना चाहिए कि वो सारे के सारे द्रव विरोधी कोलाइडी कणों को चारों तरफ से घेर सके, यानी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। जब एक निश्चित मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड की होगी तब जो है वो द्रव विरोधी कोलाइड को घेर पाएगा, ऐसे तो घेर नहीं पाएगा। तो वो जो मात्रा है, अलग अलग द्रव स्नेही कोलाइड, मान लिया 3 द्रव स्नेही कोलाइड है, ए, बी और सी। ए का 1 चम्मच, बी का 2 चम्मच और सी का 3 चम्मच द्रव विरोधी कोलाइड में हम डालते हैं, तब जाके द्रव विरोधी कोलाइड का स्पंदन बचता है। तो कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड अच्छा वाला कहा जाएगा, अच्छा बचाने वाला या अच्छा रक्षक कौन सा है? ए वाला, क्योंकि उसने 1 चम्मच ही काफी है वो पूरे द्रव विरोधी कोलाइड को स्पंदित होने से बचाने के लिए। तो जिसकी कम मात्रा यानी कि ज्यादा ताकतवर है, मतलब थोड़ा सा ही काफी है वो पूरे उसको स्पंदित होने से बचा लेगा। ठीक है, इसी चीज को स्पंदित होने से बचाने की क्षमता का जो मात्रक है वो है स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। किसी द्रव विरोधी कोलाइड को स्पंदित होने से बचाने के लिए किसी द्रव स्नेही कोलाइड की क्षमता का मात्रक है स्वर्ण संख्या। जिस द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी वो उतना अच्छा रक्षक कहलाएगा। ठीक, परिभाषा नोट करना मैं बोल रहा हूं, ध्यान से कॉपी निकाल लो, कलम निकाल लो, नोट करो। कॉपी कलम निकाल लो, बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, नोट करना। 10 ml मानक गोल्ड साल का स्कंदन 10% NaCl विलयन के 1 ml से रोकने के लिए किसी द्रव स्नेही कोलाइड की जितनी मिलीग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है उसे उस द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहते हैं। यदि किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या 0.05 है तो इसका अर्थ है कि 10 ml मानक गोल्ड साल का स्कंदन 10% NaCl के 1 ml विलयन द्वारा रोकने के लिए इस द्रव स्नेही कोलाइड के 0.05 मिलीग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे लिख लेना इसमें, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्कंदन क्षमता जितनी किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी उसकी रक्षण क्षमता
उतनी ही अधिक हो। ठीक, नोट कर लिया। तो ये तो था स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोलाइड्स के जो यूजेस हैं, उपयोग हैं, क्या इनका इस्तेमाल है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक नोट्स तैयार करते रहो बच्चों, नोट्स बनाओ। और मुझे जरा व्हाट्सएप पर जो मेरा ग्रुप चल रहा है उस पर जरा मैसेज भेजना, देखें कितने लोगों ने नोट्स बनाए। जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं अपना नाम भेजेंगे। ठीक है, केवल अपना नाम भेजेंगे, हाँ हमने नोट्स बना लिए। ठीक, ओके।